क्या आपने उस किताब का नाम सुना है जिसने 1950 के दशक में पूरी दुनिया में आग लगा दी थी? क्या आपने एनिमल फार्म का नाम सुना है? जी हाँ, यही वह किताब है जिसने दुनिया भर में आग लगा दी थी। इस किताब से निकली आग ने दुनिया की 45 सरकारों को जलाकर भस्म कर दिया था। एनिमल फार्म संसार की सबसे रोचक और प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है। जब यह पुस्तक लिखी गई तब दुनिया भर में साम्यवाद का जनाजा उठ गया। जब यह किताब जनता के बीच पहुंची तो दुनिया भर के लोगों ने साम्यवादियों के लाल झंडे फूंक दिए, सरकारों को गिरा दिया और फिर से अपने देश की वास्तविक संस्कृति के आधार पर सरकारों का गठन किया। एनिमल फार्म पर बात करने से पहले यह जानना आवश्यक होगा कि ईस्वी 1917 में रूसी क्रांति के बाद दुनिया भर में लगभग 50 देशों में साम्यवादी, मार्क्सवादी और लेनिनवादी सरकारें स्थापित हुई थीं। इन कम्युनिस्ट सरकारों के तानाशाही रवैये और जनता के उत्पीड़न से दुखी होकर इंग्लैंड के एक लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म ए फेयरी स्टोरी शीर्षक से एक छोटा सा उपन्यास लिखा। इस उपन्यास ने दुनिया भर के लोगों के दिमागों को उत्तेजित कर दिया। अमेरिकी सरकार ने इस उपन्यास में भरी हुई कम्युनिस्ट विरोधी आग को पहचाना और इस किताब को कम्युनिज्म के विरुद्ध एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA ने इस किताब के 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद करवाए और उन्हें सोवियत संघ तथा उसके प्रभाव वाले समस्त कम्युनिस्ट देशों में गुप्त रूप से फैला दिया। CIA ने इस किताब पर 1954 में विभिन्न भाषाओं में एनिमेटेड फिल्में भी बनवाईं। इन किताबों और फिल्मों ने दुनिया भर में पूंजीवाद को नई ऑक्सीजन प्रदान की और लोगों को कम्युनिज्म के विरोध में खड़ा कर दिया। विरोध की इस आग में दुनिया भर में स्थापित लगभग 50 कम्युनिस्ट सरकारों में से 45 सरकारों को वर्ष 1989 से 1991 के बीच भस्म कर दिया। अब दुनिया में केवल 5 देशों में आधिकारिक रूप से कम्युनिस्टों की सरकारें बची हैं, जिनमें चीन, क्यूबा, लाओस और उत्तरी कोरिया तथा वियतनाम शामिल है। हालांकि रूस अब आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट देश नहीं है, किंतु रूसी सरकार का चरित्र अब भी कम्युनिस्ट है। इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास एनिमल फार्म ए फेयरी स्टोरी की मूल कथा के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपन्यास का मूल सार यह है कि संसार में हर क्रांति अच्छे उद्देश्य के लिए होती है, किंतु जब क्रांति सफल हो जाती है तब सत्ता बुरे लोगों द्वारा हथिया ली जाती है। इसके बाद जनता का एक नए तरह के शोषण से सामना होता है। जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास एनिमल फार्म ए फेयरी स्टोरी एक व्यंग्यात्मक रूपात्मक डिस्टोपियन कथा है जो 17 अगस्त 1945 को इंग्लैंड में पहली बार प्रकाशित हुआ था। यह एक पशु कथा अर्थात बीस्ट फेबल के रूप में लिखी गई है, जिसमें मानवीय गुणों वाले जानवरों की कहानी के माध्यम से ईस्वी 1917 में हुई रूसी क्रांति से लेकर सोवियत संघ के स्टालिन युग की घटनाओं को रूपक के माध्यम से दर्शाया गया है। यह एक आश्चर्य की ही बात है कि जॉर्ज ऑरवेल स्वयं पूंजीवादी नहीं थे, वे एक लोकतांत्रिक समाजवादी लेखक थे। उन्होंने स्पेनिश सिविल वार के अपने अनुभवों से प्रभावित होकर स्टालिनवाद की आलोचना की। इस उपन्यास की कहानी मैनर फार्म नामक पशुओं के एक बाड़े के अंदर घूमती है। एनिमल फार्म में बहुत से जानवर रहते हैं तथा फार्म का मालिक उनसे बहुत काम लेता है, भरपेट खाने को भी नहीं देता। इसलिए पीड़ित जानवर अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह करते हैं ताकि समानता, स्वतंत्रता और सुख से भरा हुआ समाज स्थापित कर सकें। इस क्रांति का नेतृत्व 3 सुअर करते हैं। जब क्रांति सफल हो जाती है तो एनिमल फार्म सुअरों की तानाशाही के अधीन एक डिस्टोपियन राज्य में बदल जाता है। सुअरों का राज्य आदमी के शासन से भी अधिक उत्पीड़न करता है। उपन्यास की थीम में क्रांतिकारी आदर्शों का भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद का उदय, प्रचार का प्रभाव और उत्पीड़न का चक्रीय स्वभाव शामिल है। जैसे ही एनिमल फार्म से आदमी का शासन हटता है और एनिमल फार्म के भोले भाले जानवरों की सत्ता स्थापित होती है, क्रांतिकारी नेताओं की भाषा बदलने लगती है। क्योंकि अब वे सत्ताधीश हैं, इसलिए उनकी भाषा में नैतिक विरोधाभास उत्पन्न होने लगते हैं।
इस रूपक में एनिमल फार्म के जानवर सोवियत रूस के इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूअर कम्युनिस्ट नेतृत्व के प्रतीक हैं, जबकि फार्म की घटनाएं यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ की नौकरशाही के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को दिखाती हैं। इस उपन्यास के प्रकाशन के 80 साल बाद भी एनिमल फार्म की कहानी न केवल रूस की अपितु संसार भर में जनता के साथ हो रहे राजनीतिक धोखे को उजागर करती है। एनिमल फार्म की कहानी का अंत एनिमल फार्म के जानवरों पर आदमी के शासन की पुनर्स्थापना के साथ होता है। इस उपन्यास में 10 अध्याय हैं, जिनमें क्रांति और उसके परिणामों की कथा जानवरों के उत्पीड़न से लेकर मानव तानाशाही की बहाली तक चलती है। उपन्यास की शुरुआत मैनर फार्म से होती है, जो शराबी मनुष्य मिस्टर जोन्स के कुप्रबंधन के कारण अस्त व्यस्त है। एनिमल फार्म के जानवरों का जीवन दयनीय है। वे भूखे, थके हुए और शोषित हैं। एक दिन जब मैनर फार्म का मालिक मिस्टर जोन्स शराब के नशे में सोया हुआ होता है, मैनर फार्म का एक वृद्ध सूअर, जिसे सभी ओल्ड मेजर कहते हैं, सभी जानवरों को एक सभा में बुलाता है। वास्तव में वह एक पुरस्कार प्राप्त मिडिल व्हाइट सूअर है, जिसका पहले का नाम विलिंगडन ब्यूटी था। ओल्ड मेजर नामक वह बूढ़ा सूअर मैनर फार्म के जानवरों को मानव शासन से मुक्ति का सपना दिखाता है। ओल्ड मेजर कहता है कि सभी जानवरों की समस्याओं के मूल कारण मनुष्य हैं, जो जानवरों का शोषण करते हैं, दूध और अंडे चुराते हैं, जानवरों से परिश्रम करवाते हैं और अंत में जानवरों के परिश्रम का हक स्वयं खाकर जानवरों को मार देते हैं। ओल्ड मेजर जानवरों के सामने एनिमलिज्म के सिद्धांतों की व्याख्या करता है और कहता है कि आदमी की गुलामी से त्रस्त सभी जानवर एक समान हैं और उन्हें मनुष्यों के शासन से मुक्त होकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां पशुओं का कोई शोषण न हो। वह बूढ़ा सूअर बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड नामक एक क्रांतिकारी गीत गाकर जानवरों को एकजुट होने का आह्वान करता है। इस सभा के 3 दिन बाद ओल्ड मेजर की मौत हो जाती है, लेकिन उसके विचार जानवरों के बीच जीवित रहते हैं। इस उपन्यास में ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन का प्रतीक है, जो क्रांति की प्रेरणा प्रदान करता है। उपन्यास का पहला अध्याय जानवरों के बीच असंतोष को स्थापित करता है, जो बाद की घटनाओं की नींव रखता है। जानवरों की सभा में विभिन्न पशु अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। घोड़े उत्साहित हैं, मुर्गियां चिंतित हैं और सूअर विचारशील हैं, किंतु फिर भी सभी जानवर अपना भविष्य बदलने को तैयार हैं। ओल्ड मेजर की मौत के बाद 2 युवा सूअर स्नोबॉल और नेपोलियन जानवरों का नेतृत्व संभालते हैं। वे ओल्ड मेजर की शिक्षाओं को व्यवस्थित करते हैं और एनिमलिज्म को एक दर्शन के रूप में विकसित करते हैं। स्नोबॉल नामक सूअर बुद्धिमान है और प्रखर वक्ता है। वह जानवरों को पढ़ना लिखना सिखाता है, जबकि नेपोलियन नामक सूअर जवान है, चालाक है और महत्वाकांक्षी है। वह जानवरों के पिल्लों को गुप्त रूप से एनिमलिज्म में शिक्षित करता है। वह मैनर फार्म के कुत्तों को अपने पक्ष में कर लेता है। अब एनिमल फार्म के जानवर 7 आज्ञाओं को अपनाते हैं, जो खलिहान की दीवार पर लिख दी जाती हैं। 1. 2 पैरों पर चलने वाला दुश्मन है। 2. 4 पैरों वाला या पंख वाला मित्र है। 3. कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। 4. कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। 5. कोई जानवर शराब नहीं पिएगा। 6. कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। 7. सभी जानवर समान हैं। इन आज्ञाओं को लिखे जाने के बाद सूअर खुद को विशेष भोजन का हकदार बताते हैं और कहते हैं कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। एक रात को जब मिस्टर जोन्स शराब के नशे में होता है, जानवर विद्रोह करते हैं और मिस्टर जोन्स तथा उसके आदमियों को भगा देते हैं। क्रांति सफल हो जाती है और मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया जाता है। वे एक हरा झंडा फहराते हैं, जिसमें एक सींग और खुर का प्रतीक अंकित होता है। जानवरों के जीवन में सुधार आता है, क्योंकि अब भोजन प्रचुर है और काम सुचारू रूप से चलने लगता है। यह अध्याय क्रांति की शुरुआती सफलता को दिखाता है, लेकिन सूक्ष्म संकेत देता है
कि सुअरों में सत्ता की कितनी लालसा है। वस्तुतः यह चित्रण ईस्वी 1917 की बोल्शेविक क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जनता ने रूस के जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया था। विद्रोह के बाद एनिमल फार्म के सभी जानवर सामूहिक रूप से काम करते हैं। स्नोबॉल समितियां बनाता है, जैसे अंडा उत्पादन समिति और दूध उत्पादन समिति, जबकि नेपोलियन पिल्लों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब गायें दूध देती हैं तो उसे सूअर पी जाते हैं, और जब मुर्गियां अंडे देती हैं तो उन्हें भी सूअर खा जाते हैं। जब एनिमल फार्म के जानवर दूध और अंडों के बारे में पूछते हैं तो सूअर जानवरों को एनिमल फार्म पर शांति रखने की सलाह देते हैं, ताकि क्रांति किसी तरह भी विफल न होने पाए। एक दिन मिस्टर जोन्स और उसके सहयोगी बैटल ऑफ काउशेड में फार्म पर हमला करते हैं, लेकिन एनिमल फार्म के जानवर उन्हें हरा देते हैं। अब तो स्नोबॉल और नेपोलियन पशुओं के वास्तविक नायक बन जाते हैं। वस्तुतः बैटल ऑफ काउशेड 1918 के गृह युद्ध में विदेशी हस्तक्षेप को दर्शाता है। एनिमल फार्म के सूअर काम नहीं करते, वे केवल नेता हैं और बाकी के जानवरों के लिए निर्णय लेते हैं, जबकि दूसरी ओर बाकी के जानवर कड़ी मेहनत करते हैं। एनिमल फार्म पर बॉक्सर नामक एक मजबूत घोड़ा है। वह सूअरों के भाषणों से प्रभावित होकर आई विल वर्क हार्डर का संकल्प लेता है। यह अध्याय क्रांति के आदर्शों की शुरुआती परीक्षा दिखाता है, जहां समानता अभी भी मौजूद लगती है, किंतु सूअरों के विशेषाधिकार शुरू हो चुके हैं। एक दिन स्नोबॉल फार्म को आधुनिक बनाने के लिए एक पवन चक्की बनाने का प्रस्ताव रखता है, जो एनिमल फार्म के जानवरों को बिजली और सुविधाएं प्रदान करेगी। नेपोलियन इस पवन चक्की के प्रस्ताव का विरोध करता है, क्योंकि यह आदमी के शासन का प्रतीक है। इस विवाद के कारण सूअरों के बीच नेतृत्व को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। अब नेपोलियन नामक सूअर की महत्वाकांक्षा स्पष्ट होने लगती है। एक दिन वह अपने प्रशिक्षित कुत्तों से स्नोबॉल को भी भगा देता है और जानवरों का एकमात्र नेता बन जाता है। नेपोलियन जानवरों की सभाओं को समाप्त कर देता है और सूअरों की एक समिति बनाकर उससे शासन चलाने लगता है। इस उपन्यास में जहां नेपोलियन नामक सूअर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी स्टालिन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं स्नोबॉल ट्रोट्स्की का। नेपोलियन के आदेश पर काम करने वाले कुत्ते सोवियत गुप्त पुलिस NKVD के प्रतीक हैं। एक दिन नेपोलियन ओल्ड मेजर की खोपड़ी को धरती में से खोदकर निकालता है और जानवरों के समक्ष उसका प्रदर्शन करके स्नोबॉल को इस तोड़फोड़ के लिए आरोपी बनाता है। इस सभा में नेपोलियन जानवरों से पवन चक्की बनाने के लिए कहता है और पवन चक्की से होने वाले फायदों का बखान करता है। स्क्वीलर नामक एक चालाक सूअर एनिमल फार्म में आ रहे बदलावों को जायज ठहराता है। उपन्यास का यह अध्याय अधिनायकवाद के उदय को दिखाता है। अब नेपोलियन आदमियों की तरह दो पैरों पर चलने लगता है, बिस्तर पर सोने लगता है और अत्यधिक शराब पीने लगता है। वह अपनी आज्ञाओं को गुप्त रूप से बदलता है। नेपोलियन के आदेश पर एनिमल फार्म की भीड़ें 4 legs गुड 2 bags बैड का गीत गाने लगती हैं, ताकि जानवर नेपोलियन का विरोध न करें। पवन चक्की का निर्माण शुरू होता है, लेकिन कठिनाइयां आती हैं। जानवर पवन चक्की बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जानवरों का जीवन कठिन से कठिनतर होता चला जाता है। लेकिन स्क्विलर नामक सूअर दावा करता है कि इस समय एनिमल फार्म का शासन मिस्टर जोन्स के समय से बहुत अच्छा है। वास्तव में यह रूपक सोवियत रूस के 5 वर्षीय योजनाओं और आदर्शों के भ्रष्टाचार को दिखाता है। जब पवन चक्की बन जाती है तो पड़ोसी फार्म के मालिक मिस्टर फ्रेडरिक एनिमल फार्म पर हमला करते हैं और पवन चक्की को विस्फोट से उड़ा देते हैं। इस पर मिस्टर फ्रेडरिक तथा जानवरों के बीच युद्ध होता है, जिसमें जानवर जीत जाते हैं। एनिमल फार्म के कुछ पशु इस युद्ध में मारे जाते हैं। एक दिन नेपोलियन एनिमल फार्म के जानवरों से छिपकर एनिमल फार्म के दुश्मन फ्रेडरिक से लकड़ी के लिए सौदा करता है। फ्रेडरिक एनिमल फार्म की लकड़ी ले जाता है और बदले में नकली नोट पकड़ा देता है। जब नेपोलियन को नकली नोटों के बारे में पता लगता है तो वह इस षड्यंत्र के लिए फ्रेडरिक को दोषी न ठहराकर स्नोबॉल को देशद्रोही ठहराता है, जिसे कि
पहले ही एनिमल फार्म से भगाया जा चुका है। इस प्रकार यह अध्याय युद्ध और धोखे को दर्शाता है, जहां फ्रेडरिक हिटलर का रूपक है और हमला मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट के टूटने का। इसके बाद नेपोलियन एनिमल फार्म का शुद्धिकरण करता है और अपने विरोधी जानवरों को अपने कुत्तों से मरवा देता है। नेपोलियन आरोप लगाता है कि जो जानवर स्नोबॉल की साजिश में शामिल हैं वे ही मेरा विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें मरवाया गया है ताकि एनिमल फार्म की क्रांति बनी रहे। अब नेपोलियन एनिमल फार्म के एंथम बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड पर भी प्रतिबंध लगा देता है। जानवर अब एक नया गीत गाने लगते हैं जिसमें नेपोलियन की स्तुति की जाती है। इस प्रकार नेपोलियन पूरी तरह डिक्टेटर बन जाता है और एनिमल फार्म की दीवारों पर लिखी गई पुरानी आज्ञाओं को मिटाकर नई आज्ञाएं लिखवाता है। नई आज्ञाओं में कहा गया है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। इसके बाद जानवरों के कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन नेपोलियन का प्रचार मंत्री, जो कि स्क्वीलर नामक सुअर है, शासन के अच्छे होने का दावा करता है। यह चित्रण वस्तुतः 1930 के दशक के शो ट्रायल्स और परजेस को दिखाता है। एक दिन पवन चक्की तूफान में गिर जाती है। नेपोलियन स्नोबॉल को दोषी ठहराता है, जबकि पवन चक्की तो घटिया निर्माण सामग्री के कारण गिरी है। मुर्गियां अंडों की जब्ती पर विद्रोह करती हैं, लेकिन उनका दाना बंद करके उन्हें भूखी रखकर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। यह अध्याय सोवियत रूस के अकाल होलोडोमोर को दर्शाता है। कुछ समय और बीतता है। पवन चक्की पुनर्निर्मित होती है, लेकिन उससे होने वाली आय पर अब केवल सुअरों का अधिकार होता है। सुअर मानवीय आदतें अपनाते हैं, सीधे चलना, कपड़े पहनना, शराब पीना। एक दिन एनिमल फार्म के झंडे का रंग भी बदल दिया जाता है। ओल्ड मेजर की खोपड़ी फिर से दफना दी जाती है। अब केवल एक आज्ञा बाकी रहती है, जो जानवरों के बीच समता के अधिकार की जगह असमानता को दर्शाती है। एक दिन बॉक्सर नामक एक घोड़ा, जो कि रूस के स्टाखानो व्हाइट श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, अत्यधिक मेहनत के कारण बीमार पड़ जाता है और नेपोलियन द्वारा बेच दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद नेपोलियन एनिमल फार्म के सुअरों और पड़ोसी फार्मों के मानव किसानों के लिए एक रात्रि भोज आयोजित करता है। जानवर बाहर से देखते हैं कि अब सुअर और मनुष्य एक जैसे हो चुके हैं। वे आपस में ताश खेलते हैं और पैसा हार जीत पर लगाते हैं। वह क्रांतिकारी परंपराओं को पूरी तरह समाप्त कर देता है। एनिमल फार्म का नाम वापस द मैनर फार्म कर देता है। सुअरों के आदेश पर फार्म के दूसरे जानवर और अधिक काम करते हैं। उनका भोजन घटा दिया जाता है। सुअरों के मनुष्य मित्र नेपोलियन की प्रशंसा करते हैं। यह अध्याय क्रांति के बाद जनता के साथ होने वाले पूर्ण विश्वासघात को दिखाता है, जहां सुअर और मनुष्य एक हो जाते हैं, अर्थात सोवियत रूस के कम्युनिस्ट और यूरोप के पूंजीपति आपस में साठगांठ कर लेते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक दिन मैनर फार्म का पुराना मालिक मिस्टर जोन्स लौट आता है और एनिमल फार्म पर फिर से कब्जा कर लेता है। इस प्रकार एक सफल क्रांति बुरे अनुभव के साथ समाप्त हो जाती है और एनिमल फार्म के जानवर फिर से पहले की तरह आदमी के निर्देशों पर काम करने लगते हैं। एनिमल फार्म के जानवरों को अब जाकर के अनुभव होता है कि सुअरों के शासन से तो आदमी का शासन बेहतर है, अर्थात कम्युनिस्टों के शासन से पूंजीपतियों का शासन बेहतर है। इस प्रकार यह उपन्यास समानता के भ्रष्टाचार, प्रचार की शक्ति और अधिनायकवाद को उजागर करता है। एनिमल फार्म की 7 आज्ञाएं सोवियत संविधान का प्रतीक है। अंत में सुअर और मनुष्यों का एकीकरण सोवियत कम्युनिस्टों और पश्चिमी पूंजीपतियों के गठजोड़ की आलोचना है। जॉर्ज ऑरवेल राजनीतिक उद्देश्य को कलात्मक व्यंग्य से जोड़ते हैं, दिखाते हैं कि सत्ता लोलुप नेता किस प्रकार क्रांतियों को तानाशाही में बदल देती हैं। यदि हम इस कथानक को भारत के इतिहास की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि भारत में भी ईस्वी 1857 में एक महान क्रांति आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य भारत माता को विदेशियों की दास्ता से मुक्त करवाना था। यह क्रांति पूरे 90 साल में जाकर सफल हुई। हजारों प्रतिभावान क्रांति नायकों ने अपना जीवन होम कर दिया।
अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। जैसा कि हर क्रांति के बाद होता है, क्रांति के महान नायक क्रांति के दौरान या तो शहीद हो गए या फिर परिदृश्य से हटा दिए गए और क्रांति की सफलता का समस्त श्रेय कम प्रतिभा वाले लोगों को मिला। इन्हीं कम प्रतिभा वाले लोगों के हाथों में भारत की सत्ता की बागडोर आई। वे धूर्त तो नहीं थे, किंतु चालाक अवश्य थे। उन्होंने अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहा, बड़ी चालाकी से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के रूप में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही वे चालाक लोग, जिन्हें भारत की सत्ता की बागडोर मिली थी और जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी कहते थे, सुविधा भोगी होने लगे। समय के साथ इन सुविधा भोगियों का लालच बढ़ने लगा। वे जनता की सुख सुविधाओं के लिए नहीं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए पॉलिटिक्स का गंदा खेल खेलने लगे और धीरे धीरे पूरी तरह धूर्त भी बन गए। भारत के इन नेताओं ने भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ठीक उसी प्रकार जोड़ दिए जिस प्रकार एनिमल फार्म के अधिनायक नेपोलियन ने एनिमल फार्म की 7 आज्ञाओं को बदलकर सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स लिख दिया था। हालांकि जनता ने पिछले कुछ सालों से भारत के इन चालाक नेताओं को सत्ता से वंचित कर रखा है, किंतु वे पॉलिटिक्स का गंदा खेल खेलने से आज भी बाज नहीं आ रहे और सदैव इस ताक में रहते हैं कि सत्ता फिर से उनके हाथों में आ जाए। संसार भर में हुई सफल क्रांतियों की इस क्रूर हकीकत को बहुत ही रोचक ढंग से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो में जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास एनिमल फार्म ए फेयरी स्टोरी के कथानक का सहारा लिया है। आपने इसे धैर्य से सुना, आपका आभार। कृपया इस वीडियो के बारे में अपने मित्रों एवं परिचितों को बताएं। अपने देश के सजग प्रहरी बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद। Comrades, the hour of our destiny is at hand.